गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एटी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और आज बजट सत्र का पहला दिन था और इसको राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद इसे प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है तथा बजट इसी के आधार पर आने वाले वर्ष हेतु आर्थिक स्थिति की रूपरेखा तय करता है। यही कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण इस साल के लिए 2022-23 से प्रदर्शित किया जाता है, वहीं बजट 2023-24 से। यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपको 31 मार्च 2023 तक का ये जो वित्तीय वर्ष है, यही वित्तीय वर्ष होता है हम लोग का। इसके बारे में जो इकोनॉमी की क्या स्थिति है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है, तीनों सेक्टर में कहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ है, इसके साथ साथ कहाँ पर कमियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है। ठीक है। और इसी के बेस पर जो बजट होता है वो पेश किया जाता है ताकि किस सेक्टर में कितने पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अगर आप शरीर को, अगर अर्थव्यवस्था को अपना शरीर माने तो शरीर में क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या उसमें रिपोर्ट में क्या क्या निकला, इन सारे चीज़ों को ध्यान बताता है और किन किन दवाओं की ज़रूरत है वो बताता है इकोनॉमिक सर्वे, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो। और जो बजट होता है वो आपको उस शरीर में किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कर सकता है, कौन दवा खाने से वो ठीक हो जाएगा, इस चीज़ को ये बजट बजट देता है। ठीक है। कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रॉब्लम बताता है अर्थव्यवस्था का और कहाँ पर क्या सुधार हुआ वो बताता है, और जो बजट होता है वो आपको दवा देता है। तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट को। यही कारण है कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। अगर इसका इतिहास देखते हैं हम तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था तथा यह बजट के ही एक अंक के रूप में पेश किया गया था, अलग नहीं। यानी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे 1951 से लेकर 60 तक साथ साथ पेश किया जाता था, ये अलग से नहीं पेश किया जाता था। लेकिन 1960 से इसे बजट से अलग किया गया और एक दिन पहले इसे पेश किया जाने लगा, जो परंपरा चली आ रही है। यानी कि 60 में पहली बार बजट से अलग किया गया था इकोनॉमिक सर्वे को और उसके एक दिन पहले पेश किया जाता है। यानी कि बजट अगर कल पेश होना है तो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा और अभी तक यही परंपरा चली आ रही है। जैसे कि अगर आज 31 मार्च को सर्वे पेश हुआ है तो कल बजट पेश हो जाएगा। इसके साथ साथ ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बजट एवं सर्वे दोनों भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि अगर हम वित्तीय वर्ष 2023 को माने तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, और अगर हम वित्तीय वर्ष 2024 को माने तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का पूरा डिटेल देता है ये। तो उसी में हम लोग वित्तीय वर्ष उसी के आधार मानते हैं। जबकि आरबीआई का अगर देखते हैं तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, जबकि जो भारत का जो बजट और सर्वे का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है। अन्य देशों में जो पेश किया जाता है बजट या उनका जो वित्तीय वर्ष होता है, ज़्यादातर विकसित देशों में वो आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता है। यानी कि पूरे वर्ष का जो कैलेंडर वो लोग का होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। लेकिन भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। तो इसीलिए यही कारण है कि सर्वे में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि बाद में पता चलता है, हमें अनुमान लगाया जाता है। तो और इसका जो पूरा डेटा है वो हमें जून जुलाई में पता चलता है, क्योंकि अभी तक हमारा जो वित्तीय वर्ष ख़त्म नहीं हुआ है। भले बजट अभी 31 जनवरी को पेश किया जा रहा है, लेकिन वित्तीय वर्ष जो खत्म होने वाला है वो 31 मार्च को खत्म होने वाला है। तो इसी बेस पर कुछ कुछ डेटा जो होता है एग्जैक्ट वो नवंबर तक का मिल जाता है आपको इसमें, लेकिन बाकी जो डेटा आपको है वो जून के बाद मिलेगा। बाकी इसमें अग्रिम अनुमान लगाया जाता है कि इतना हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है, या जो कुछ होता है वो एक अनुमान के बेस पर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। और हम लोग देखते हैं इस बार का सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये पूरा सर्वे नहीं है, कुछ कुछ जो की पॉइंट है मैं उसी को बता रहा हूँ। बाकी चैप्टर वाइज कराने में बहुत लंबा समय लगेगा, अगर मैं चैप्टर पढ़ूंगा तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इसकी तुलना हम पिछले साल के सर्वे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और थोड़ा याद भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक सर्वे 2021-22 में वास्तविक जीडीपी 2022-23 के लिए 8.5 से 8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जबकि आर्थिक सर्वे 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया। यानी सिंपल भाषा में बताऊँ मैं तो इस बार का जो सर्वे है उसमें 2024 के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है, भारत का अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट का, वो 6.5% लगाया गया। ठीक है। सेम चीज़ पिछले साल जब सर्वे पेश किया गया था तो इस साल के लिए, यानी कि आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो अनुमान लगाया गया था वो 8 से 8.5% लगाया गया था। ठीक है।
जो कि इतना जाने वाला नहीं है। कारण आप जानते हैं कि जैसे ही ये सर्वे पेश किया, बजट पेश किया गया, उसके बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। तो बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स घटनाएं ऐसे घटी जो कि हमारे जो ग्रोथ रेट उसको कम कर दिया। और यही कारण है कि ये जो अनुमान लगाया गया था 8 से 8.5% का, ये घट के 6.5 से 7% का अनुमान लगाया गया। यही यही मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है। कई कारणों से वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत का विकास दर 6.5 से 7% विकास दर का अनुमान लगाया गया। सर्वे में यही माना गया है कि इसी के अराउंड ग्रोथ रेट आने वाला है। सबका अगर एवरेज निकालते हैं सारे वैश्विक एजेंसी का, तो 6.9 आ रहा है। ठीक है, सर्वे में इस बात की मेंशन की गई है। तो यानी कि 6.5 से लेकर 7% ग्रोथ रेट आने वाली, ये भी अपने आप में विश्व में सबसे अधिक है। जिस तरह से ग्लोबल स्तर पर जो चेंज हुआ है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो आर्थिक मंदी का संकट देखा जा रहा है, इसके साथ साथ जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन बाधित हुई, इस कारण से वैश्विक स्तर पर भारत का जो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अगले साल के लिए 6.5% का अनुमान लगाया गया। तो ये इस चीज़ का आप याद रखिएगा। इसके साथ जो भारत का जो पूंजीगत व्यय है, बजटीय पूंजीगत व्यय, उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। ये जो पूंजीगत व्यय था 2023 में 7.5 लाख करोड़ था। ठीक है, 2023 में, जो कि अपने आप में ज़्यादा था। अगर हम 2016 तुलना करेंगे तो ये 2.7 गुना बढ़ गया है। यानी कि अगर हम 2016 में 100 रुपये खर्चा करते थे पूंजीगत व्यय में, तो अभी ये 270 रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जितना ज़्यादा होगा, आधारभूत संरचना का निर्माण उतना ही ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ रोजगार सृजन में काफ़ी वृद्धि मिलेगी। अभी इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है 2023 वाला, लेकिन यह है कि पिछले साल ज़्यादा रहने वाला है इस बार भी। ठीक है फ्रेंड, तो पिछले साल जो था वो 7.5 लाख था। तो अनुमान है कि इस बार भी जब कल बजट पेश होगा तो पता चल जाएगा। इसके बाद राजकोषीय घाटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब वैश्विक महामारी हुई थी कोविड-19, उस समय हमारा जो वित्तीय वर्ष 2021 का जो जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा था वो 9.2% हो गया था जीडीपी का। ठीक है, उसके बाद फिर 2022 में जैसे हम लोगों ने कोविड-19 के दौर से हम लोग उभरे, उसके बाद ये जो वित्तीय वर्ष का जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, ये 2022 के लिए 6.7% हो गया। और ऐसा अनुमान है कि 2023 में ये 6.4% रहने का अनुमान है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा राजकोषीय घाटा होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही सही नहीं माना जाता है। तो ये अनुमान है कि 2023 में 6.4% रहने वाला है, यानी कि 9.2 से पहले वो घटकर 6.7 पर आए और 6.7 से घटकर 6.4 पर ये रहने का अनुमान है। इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति पे। तो जो मुद्रास्फीति है वो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम और आप जो खरीदारी करते हैं, ये उसी को बोलते हैं सीपीआई। ठीक है, तो खुदरा अगर देखा जाए, खुदरे स्तर पर देखा जाए तो आरबीआई ने सामान्य मानसून की अवधारणा पर वित्त वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5% और द्वितीय तिमाही के लिए 5.4% का अनुमान लगाया है, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मानक 4% ±2 के अनुरूप है। आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी, उसके तहत माना गया है कि जो मुद्रास्फीति होनी चाहिए वो 2 से लेकर 6% तक होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रखा गया 4 + 1 2, यानी कि 2 से लेकर 6% रखा जाना माना गया है। और इसी के अनुरूप अभी है ये अनुमान जो लगाया गया है अगले वर्ष के लिए 5%, पहली तिमाही के लिए, दूसरी तिमाही के लिए लगाया गया है 5.4%। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये शुरुआत में अच्छा नहीं था। अगर देखा जाए तो जब हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था 2023 वाला, यानी कि अप्रैल 2022 में, यह 7.8% चला गया था। फिर बाद में अगस्त में 7% आया और दिसंबर में 5.7%, अब मतलब अपना जो अनुमान है उस आधार पर आ गया ये। इसका मेन जो कारण बताया था वो रूस यूक्रेन संघर्ष बताया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे काफ़ी हद तक जो कच्चे तेल की जो कीमत थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। और आपको ही पता है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, ईंधन का कीमत बढ़ेगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह पे है उसका खर्चा बढ़ता है। इस कारण से सीपीआई इन्फ्लेशन में वृद्धि देखी गई थी। और डब्ल्यूपीआई में डबल डिजिट में देखी गई थी, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा जो आयातित मुद्रास्फीति का ही परिणाम रहा था कि डब्ल्यूपीआई हम लोग का, आगे बताऊँगा मैं, वो 10% से ऊपर चला गया था, मैक्सिमम 16% चला गया था। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, स्पेशली कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये अगले साल भी लगभग जो निर्धारित किया गया उससे के अनुरूप रहने वाला है। इसको लगाते हैं मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई पे। ये होलसेल इंडेक्स होता है, इसमें हम जो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहाँ पर जो निर्माण किया था उससे जुड़ा हुआ होता है। और जो सीपीआई होता है, जो आम जो पब्लिक है वो जो कंज्यूम करती है उस पर बेस होता है। तो सीपीआई से हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, डब्ल्यूपीआई से कंपनियां प्रभावित होती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। ठीक है, अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ेगी तो उसका असर सीपीआई भी होता है, सीपीआई बढ़ती है तो उसका असर डब्ल्यूपीआई भी होता है। ठीक है, तो अब एक वित्त वर्ष 2023 के पहले कुछ महीनों में या 2 अंकों में, यानी कि 10% से ऊपर आता ही। ठीक है, इसका जो चरम था वो 16% तक चला गया, 16.6%, यानी 17% ग्राउंड चला गया था ही। फिर ये घट के सितंबर में 10% पाया और दिसंबर में पुनः दिसंबर 2022 में ये 5% आया, 5% तक हो गया। तो दोनों कंट्रोल में है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई भी। और ये जो 16% जो गया था, इसका मेन कारण था आयातित मुद्रास्फीति, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बहुत सा जो सप्लाई चेन था वो प्रभावित हो गया था। और इसके साथ साथ जो खाद्य वस्तु की कीमतें, इसके साथ साथ जो ईंधन और जो कच्चे तेल की कीमत जो बढ़ी थी,
इस कारण से जो WPI है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था, ठीक है। और ये लगभग 16 पॉइंट है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर काबू पाया। हम लोगों ने अन्य विकल्प देखा, कच्चे तेल का रूस से हम लोगों ने आयात किया। इसके बाद अन्य भी बहुत सारे विकल्प के साथ साथ हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया। तो अगर तुलना करें हम लोग पूरे वर्ल्ड के लेवल से, तो भारत की स्थिति इकोनॉमिक स्तर पर काफ़ी बेहतर है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो अनुमान 2% का लगाया गया है ग्रोथ रेट का, उस आधार पर भारत का जो ग्रोथ रेट है 6.5% काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इवन चाइना का भी जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम रहने वाला है। तो भारत विश्व के या तो नंबर 1 या नंबर 2 के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है 2023 में भी है, 2024 में, दोनों साल देखा जाए तो, ठीक है। इसके साथ अगर हम मुद्रास्फीति के साथ भी देखें तो भारत काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जहाँ पर अन्य देशों में, जहाँ जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की और अन्य यूरोपीय देश में जो मुद्रास्फीति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, वहाँ पर भारत में देखा जाए तो शुरुआती दौर में काफ़ी झटके लगे थे, लेकिन बाद में फिर इस पर कंट्रोल किया गया और अभी जो RBI का जो अनुमान है उसके आधार पर है, ठीक है। तो एक सकारात्मक कह सकते हैं सर्वे में जो भी बोले गए, जो हम लोग बात जो कर रहे हैं, काफ़ी हद तक इकोनॉमी के लिए सकारात्मक है। भाई कुछ चुनौतियाँ भी इसमें, तो इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज, तो उसमें मैं सारे और डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।